महबूब खान की फिल्म मुगल आजम। या फिर चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। या फिर साहब बीबी और गुलाम। इन सब का नाता यूपी के बदायूं से है, क्योंकि दशकों बाद आज भी जब ये गीत अमर हैं तो इसलिए क्योंकि इनमें शब्दों की माला पिरोने वाले शायर का जन्म इसी शहर में हुआ था। जी हां, शकील बदायूनी। क्या निगाहों की मौत। लेकिन बदायूं का इतिहास भी इसे खास बनाता है। 11वीं सदी के एक अभिलेख में इसका नाम वेदाम यूता बताया गया है और कहा गया है कि उस समय बदायूं में पांचाल देश की राजधानी थी। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने यहाँ तपस्या की और वो भागीरथ गुफा यही है। मुस्लिम काल की शुरुआत में यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया। बदायूं के स्मारकों में जामा मस्जिद भारत की मध्यकालीन इमारतों में शायद सबसे विशाल है। इसका निर्माता इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की बेटी और भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान का जन्म भी यहीं हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने जीवन के आखिरी साल बदायूं में ही बिताए थे। महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की जन्मभूमि भी बदायूं ही है। एक महान विरासत का धनी बदायूं आज जिस हाल में है वो बिल्कुल अलग है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2006 में इसे देश के स्पेशल ग्रांट वाले शहरों में शुमार किया गया। यह प्रदेश के उन पिछड़े जिलों में शामिल है जिन्हें बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम के तहत रखा गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बदायूं तरक्की के सफर में इतना पीछे रह गया? आज की तारीख में यहाँ विधानसभा की 6 सीटें हैं। बदायूं, बिलसी, बिसौली, दातागंज, सहसवान, शेखुपुर, जिनमें से 4 सीटों पर सपा का कब्जा है तो वहीं 2 सीटें बीएसपी के पास है। बीजेपी यहां 0 पर है। साफ है कि यहां पर यूपी की 2 पार्टियों का ही दबदबा रहा है, तो ऐसे में विकास की कमी और पिछड़ेपन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल भी इन्हीं से होंगे। जनता के मन में क्या है और कितना भरोसा करती है जनता जिन पर पहले भरोसा किया था, यही जानने और समझने के लिए आज हैं हम बदायूं में और आप देख रहे हैं द स्टेट स्पीक्स। नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। ईटीवी के खास कार्यक्रम द स्टेट स्पीक्स में आपका स्वागत है। ईटीवी की टीम आज मौजूद है बदायूं में। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ईटीवी की टीम आज मौजूद है शकील बदायूनी के शहर बदायूं में। बदायूं में आज बदायूं की जनता और बदायूं के नेता आमने सामने हैं। बदायूं की जनता बेधड़क सवाल पूछेगी और बदायूं के नेताओं को इसका बेबाकी से जवाब देना होगा। आइए सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद रहेंगे हर प्रसाद सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूद रहेंगे ओमकार सिंह जी और आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूद रहेंगे भूदेव जी। आप सभी लोगों का स्वागत है और साथ ही स्वागत है बदायूं की जबरदस्त जनता का। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के पास आते हैं। गंगा किनारे बसा हुआ शहर है बदायूं। राजनीति की गंगा इतनी मैली क्यों है और समाजवादी पार्टी के पास इस नैया को, इस चुनावी नैया को पार लगाने के लिए क्या अस्त्र हैं? जो विकास किया है बदायूं जिले में वो इतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। और ये विकास जैसे ओवर ब्रिज बना, मेडिकल कॉलेज बना, आए लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बना और 4 लाइन बना, सड़कों का जाल बिछा, इंटर कॉलेज बने, गरीबों को विद्या धन, गरीब लड़कियों को विद्या धन मिला और बेवाओं को
समाजवादी पेंशन मिली, जितना विकास जितना हो सकता है आज तक जितने पुल बने हैं संभवतः कभी आज तक नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। मिशन 2017 के लिए भाजपा ने क्या सपना देखा है और जनता के सपने कब सच होंगे? भाजपा को अपने चुनावी मुद्दे के लिए खुद कुछ नहीं करना है। समाजवादी पार्टी ने इतने मुद्दे हमें छोड़ दिए हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, आप देखिए हाईवे पर सामूहिक बलात्कार होता है। आप देखिए कि पशु चोर, बदायूं की घटना है ये, पशु चोरों ने भैंस चुराई, उस भैंस की मालकिन जाग गई, उस भैंस की मालकिन जाग गई और उसने जब शोर किया तो उन पशु चोरों ने स्पॉट पर ही उसका कत्ल कर दिया। पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं। इनकी जो लॉलेसनेस है, जो इनका गुंडाइज्म है, उसको चेंज करने के लिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सुशासन याद आ रहा है। हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 27 वर्षों से राजनीतिक सूखा झेल रही है। आखिर ये वोटों की बरसात कांग्रेस के लिए कब होगी या फिर ऐसे ही अकाल पड़ा रहेगा? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सिद्धांत की राजनीति करती है और 27 साल में भले ही हम लोग जनाधार हमारा कम हुआ हो, लेकिन हमारे सिद्धांतों से हम कभी पीछे नहीं हटे। और जहां तक विकास की बात है, मैं बदायूं की बात कहना चाहता हूं कि अगर विकास किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी के जमाने में विकास हुआ, और चाहे वो बबराला फैक्ट्री लगी हो, आंवला की फैक्ट्री लगी हो, चाहे शेखुपुर चीनी मिल लगी हो। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं कि नारायण तिवारी जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि हमारा मंदिर कैसा है। मैंने कहा, पूछा साहब कौन सा मंदिर? बोले मंदिर जो मैंने किसान चीनी मिल लगाई थी बदायूं, उसका क्या हाल है? मैंने कहा साहब उसका जो पालन पोषण है वो आपकी तरह नहीं हो रहा, आज भेदभाव के तरीके से उसका पालन पोषण हो रहा है। इसलिए जो भी विकास हुआ है, जो भी विकास किया पार्टी ने, हमने हमेशा विकास की राजनीति की, हमने कभी जातिगत संप्रदाय त्याग की राजनीति नहीं की। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली? हमारा क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, किसका क्या होगा आने वाले 2017 के अंदर। और हमारे साथी भाई सब कह रहे हैं कि बहुत विकास किया, हमें नहीं दिखता कहाँ विकास हुआ। सड़कों का जाल बन गए, कहाँ पे जाल बन गए? आप बताइए, हेल्थ पे क्या काम हुआ, एजुकेशन पे क्या काम हुआ? मेरे गांव में खुद आज एक स्कूल है, 50,000 रुपए एक टीचर की तनख्वाह है। शिक्षा का क्या हाल है आप बताइए? प्राइवेट स्कूलों में लोग पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है। कुत्ता काट लेता है, बंदर काट लेता है, उस पर लिख दिया जाता है कि वैक्सीन नहीं है, खत्म हो गई। ये कब व्यवस्था सुधरेगी? कब व्यवस्था सुधरेगी? और सीधे चलते हैं जनता जनार्दन के पास, और जनता जनार्दन से ही ये सवाल उठाएगी। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी से ये है कि ये हिंदुत्व का दिखावा करते हैं, और जिस सत्ता के लिए ये लोग सबसे पहले सत्ता में आए थे, इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लाया। क्या राम मंदिर आज तक बन पाया? क्या कश्मीर हल हो पाया आज तक? जितने भी मुद्दे ये लेके आते हैं सब ढोंग और ढकोस ले हैं इनके। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि अपने पुराने मुद्दों को पहले ये हल करें, उसके बाद ये नए मुद्दे लेके आए। नोटबंदी सीधे हमला है भारत की अर्थव्यवस्था पर, और अपना धन इन लोगों ने पहले बांट दिया और बाद में जनता को परेशान कर रहे हैं ये लोग। बदायूं के असली मुद्दे क्या हैं? बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों का क्या हुआ? हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात कही है, 50 दिन बाद ये व्यवस्था बदल जाएगी और देश हित में सब लोग लाइन में लगे। जो लोग लाइन में लगे हैं और मर चुके हैं, और अगर 50 दिन बाद व्यवस्था बदलती है तो क्या उन लोगों देश हित में शहीदों को दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरा सवाल यह है, अगर 50 दिन ना मैं 60 दिन देता हूँ, अगर 60 दिन में व्यवस्था नहीं बदलती है तो क्या वो खुद कहेंगे इस बात के लिए कि उनकी मौत का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है? बदायूं की जनता के जहन में क्या चल रहा है, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचकर आप लोग वोट डालने के लिए जाएंगे? एक सवाल मैं बीजेपी से करना चाहता हूँ। मैं इस बीजेपी की सरकार को असल में सरकार मानता ही नहीं हूँ, इसे सर्कस मानता हूँ। क्योंकि सर्कस में हर 2 मिनट बाद नया आइटम होता है। आपने देखा होगा हर 5 मिनट बाद शो का आखिरी आइटम है, आ जाइए शो का आखिरी आइटम है। मैं सरकार को सिर्फ सर्कस मानता हूँ। 4 दिन कोई काम करते हैं, उसके बाद नया पैतरा पेल देते हैं, फिर 4 दिन बाद कोई काम करते हैं, 4 दिन बाद नया पैतरा कर देते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं वहां मौजूद रहा हूँ। दिल्ली में एक औरत पिछले 58 दिन से अपने बच्चे के लिए रो रही है। क्या उसका जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है? जब एक बंदे को दिया जा रहा है कि इन लोगों पर कार्रवाई की है, क्यों आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं है? क्योंकि वो एबीवीपी के गुंडे हैं। बदायूं की जनता मुखर होकर के सवाल पूछ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। खुली डिबेट हो रही है, ये प्राइम डिबेट है उत्तर प्रदेश की। क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने पूछा कि शिक्षा के क्षेत्र में बदायूं में क्या हुआ। बदायूं में IITI कॉलेज कस्बों से जोड़ दिए गए हैं,
GTI कॉलेज बना दिए गए हैं, इंटर कॉलेज बना दिए गए हैं। ये हमारे अखिलेश सरकार की देन है, धर्मेंद्र यादव की देन है, जिन्होंने प्रदेश में शिक्षा की गंगा बहा दी है। समाजवादी पार्टी के लिए कोई सवाल करना चाहता है? समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे आपका क्या सवाल है? ये इन लोगों पे काला धन है, वो आपस में पच नहीं पा रहा है, चचा भतीजे बांट नहीं पा रहे हैं। इनका विजय रथ बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। 2017 में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मुद्दे क्या है बदायूं के? मुद्दे क्या है? मुद्दे यहाँ पर बलात्कारियों का, यहाँ पर बलात्कारी बढ़ रहे हैं, शोषण हो रहा है, चोरों डकैती बढ़ रही है। यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रश्न आ गया है, आपका क्या प्रश्न है इन नेताओं से? सर, मेरा प्रश्न ये है कि सारे प्रश्न को नोट के चक्कर में लोगों ने घन चक्कर बना दिया बीजेपी पार्टी ने। तो सारे मुद्दे जितने भी है सारे दब कर रह गए नोट के चक्कर में। जनता परेशान है और मोदी सरकार शायद इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने अपनी जिंदगी में, जितनी मेरी उम्र है, मैंने कभी पैदा होकर नहीं देगा। 28 दिन में, 31 दिन में 29 नियम बदल दिए। क्या है भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सर्कस है क्या है ये। तो नोट के चक्कर में घन चक्कर बनने का मुद्दे कहाँ रहे? बाकी तो सारी बात जो है वो चल रही है, आदमी झेल जाता है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। क्या यहाँ पर वो विकास हुआ जिसकी दरकार थी बदायूं में? विकास का नाम हुआ है, लेकिन उस हिसाब से विकास का जितना पैसा प्रोजेक्ट के हिसाब से आया, उस हिसाब से इन्होंने मजबूत विकास कहीं करके नहीं दिया। क्या होना चाहिए? अरे साहब, नवादा से रामगंगा 4 लाइन, क्या नाम है, 4 लाइन जो बनाया है, 4 घंटे की बारिश नहीं झेल पाया। इस तरीके से इसको इतना पुख्ता और बढ़िया क्वालिटी का बनाना चाहिए थे कि नहीं टूटना चाहिए था। कहीं का कहीं पूर्वांचल में जाएंगे तो बता देंगे कि पश्चिम में विकास हुआ, और जब पूर्वांचल से पश्चिम में आएंगे तो कि वहाँ विकास हुआ। और केंद्र सरकार का बिल्कुल झूठा, लोगों को परेशान करने वाला, उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा। ये महत्वपूर्ण है कि क्या नोटबंदी इस बार चुनावी मुद्दा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में और बदायूं में? आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, नोटबंदी कितना बड़ा इशू है 2017 के चुनाव में? मेरे ख्याल से नोटबंदी सबसे बड़ा असर डालेगी इस 2017 के चुनाव में, और इसका पूरा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस कतार में जिस तरीके से मौतें हुई हैं, जिस तरीके से लोग परेशान हुए हैं, घोषणाएं हुई हैं कि 2.5 लाख रुपए शादी ब्याह में दिए जाएंगे और किसी को 5,000 से ज्यादा नहीं मिला। बहुत हद हो गई तो 10,000 से ज्यादा नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस समय ये एक चीज और बहुत बड़ा प्रश्न बन के उठ रही है कि जहां 2-2 हजार रुपए के लिए लाइनों में लोग लग रहे हैं, वहां बीजेपी की परिवर्तन रैली के लिए करोड़ों रुपए रोज खर्च हो रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा पैसा कहां से आ रहा है। तो इसलिए बीजेपी को हर बात का जवाब 2017 के चुनाव में देना पड़ेगा। हमारे साथ महिलाएं भी हैं। आप ये बताइए कि कानून व्यवस्था, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा कितना बड़ा इशू है? अखिलेश सरकार ने कई योजनाएं लागू की, जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि यहाँ पे घर से निकलते हुए डर लगता है और यही नहीं समझ में आता है बेटियां घर से स्कूल पढ़ने जा रही हैं, लौट के सुरक्षित लौट के आ पाएंगी या नहीं। और अगर आ भी जाएंगी और वो किसी का नाम बता देंगी, उसके साथ ये छेड़छाड़ हुई, तो वो पकड़ा भी जाएगा या नहीं? पकड़ा जाना दूर की बात, रिपोर्ट भी दर्ज होगी या नहीं, सबसे बड़ी। और इस समय सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि जिंदा रहना, इसका अधिकार जो सबसे बड़ा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको किस तरह से पाल के बड़ा किया जाता है। सबसे बड़ा इशू है कि अगर हम किसी भी सत्ताधारी पार्टी के विरोध में कुछ बोलते हैं तो हम पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है। अब बोलने की आजादी ही जब छिन गई है तो इन सरकारों से हम उम्मीद क्या करें? सबसे बड़ा और उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि हम तो बड़े खुश हुए थे कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है तो गरीब लोगों के दर्द को समझेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे उनका चेहरा खुलता चला गया और लगता यह है कि उन्होंने शायद कभी चाय बेची ही नहीं होगी। बात यह है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश को ठीक तरह से देखा नहीं? क्या वो शहरों में ही घूमते रहे? क्या माता जी, इस बार नोटबंदी एक बहुत बड़ा इशू है, यही सोच करके आप वोट डालने जा रही हैं? बड़ा इशू है और यही चीज बीजेपी को ले डूबेगी। किसान, यहाँ के किसानों की आवाज क्या है? मैं
पहले बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो बीजेपी ने ये कहा कि पे टाइम से पेमेंट कीजिए, कल उन्होंने स्कीम भी निकाल दी, परसेंटेज छूट मिलेगी। ये बताया कि उन्होंने अदानी से, अंबानी से कितने रुपए खाए हैं। जो पे टाइम लॉन्च हुआ है तो किसान उसको कैसे चलाएगा? कुछ किसानों के पास तो मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होते, वो नॉर्मल फोन चलाते हैं। दूसरी बात, स्मार्टफोन में नेट चलाने के लिए नेट पैक चाहिए होता है, उसमें पैसे लगते हैं, तो उस पैसे का हिसाब कौन देगा? दूसरे राउंड में जनता के पास फिर आएंगे, पहले इन सवालों का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि ये टूटे हुए सपनों की सिसकियां हैं। ये टूटे हुए सपने जनता जो सवाल पूछ रही है, बड़े ध्यान से आप सुन रहे थे और कई सवाल आपको भी बेहद पसंद आए, ताली भी बजा रहे थे। क्या सवाल थे और क्या जवाब? जवाब तो यही है कि हम जितना विकास किया है समाजवादी पार्टी ने, इतना किसी ने नहीं किया। और सरकार जो बनाएंगे समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि देखिए जो मोदी जी ने जो किया है, नोट हम मानी उसके विरोधी नहीं है, लेकिन उस व्यवस्था के विरोधी है। जो मोदी ने जो व्यवस्था जो दी है कि हम आज नोट देंगे, कल नोट देंगे। कानून व्यवस्था एक बेहद अहम मुद्दा है। महिला का सवाल आपने सुना होगा कि घर से निकलने में डर लगता है। अखिलेश सरकार ने कई योजनाएं लागू की, ये मैं मानता हूँ, 1090 तमाम योजनाएं लागू की, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत तो जनता बता रही है। यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जो कि यानी देखने लायक हो। और ये यहाँ पर सारे लोग यानी कोई अपहरण नहीं, कोई लूट नहीं, कोई डकैती नहीं, और 2-4 घटना कहीं पर किसी प्रकार हो गई हो, झूठ साँच रिपोर्ट लिख दी हो, वो अलग बात है, बाकी कोई घटना नहीं हो। बस ये तो जब आपस में वैमनस्यता फैलती है और एक दूसरे की बुराई होती है तो सब झूठी सांची रिपोर्टें लिखी जाती हैं। आप भी जानते हैं, समाज भी जानता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से हमारा सवाल, जनता के ये सवाल आपने सुने और हवा का रुख आप समझ रहे हैं। राजनीति की ये हवा किधर जा रही है, क्या हो रहा है? ये लोग जो कानून व्यवस्था ठीक बता रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक बदायूं जिले ने पुलिस वालों पर पशु तस्करों द्वारा फायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। कम से कम 20 से अधिक हमारे कांस्टेबल, 6 से अधिक सब इंस्पेक्टर्स, एक कोतवाल रैंक का आदमी इंजर्ड हुए हैं, मरे हैं। ये कानून व्यवस्था ठीक है। और जहां तक विकास की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। ज्वाला प्रसाद जी बोले मुझे हार्ट अटैक हुआ और मैं मेडिकल कॉलेज गया। कौन से मेडिकल कॉलेज गए? वो तो शुरू ही नहीं हुआ है। इससे आप इनके दावों का अंदाजा लगा सकते हैं। नोटबंदी कितना बड़ा इश्यू होने जा रहा है। देखिए, नोटबंदी में जो लोगों को तकलीफ हो रही है, उसका एहसास सरकार को है और पहले से ही अनुमान लगाया जाता था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर 50 दिन के धैर्य रखने की बात कही है। आज हम विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रांस में 92% ये जो करेंसी है, 92% कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है। ब्रिटेन में 90% कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है। हम कैशलेस ट्रांजैक्शन के माध्यम से जितनी देनदारियां और लेनदारियां हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, पारदर्शी हो जाएंगी। देश को राजस्व बढ़ेगा, 4 गुना अधिक राजस्व बढ़ने का अनुमान है। आप धैर्य रखिए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये सपा और भाजपा की लड़ाई देख रही है, सपा और भाजपा आपस में लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बनी हुई है। एक बात सुनिए, बरसों से हमारा जनता से नाता है, सरकार चलाना हमें आता है। हमें आपको बताएं कि इतनी बातें, हमारी 27 साल से सत्ता नहीं है, लेकिन हमारे कभी भी हमारे जिस तरीके के विरोध, अब मोदी जी को ले लीजिए, इनको अनुभव होता तो ये नोटबंदी की प्रक्रिया, पहले भी नोटबंदी हुई, 1947 में हुई और 1978 में हुई, लेकिन उसकी व्यवस्था सरकार ने की, प्रधानमंत्री ने की। लेकिन ये अनुभवहीन सरकार चलाने वाले हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार हो, ये अनुभवहीन है। देखिए, वर्तमान तो परिस्थितियां, परिवर्तन संसार का नियम है और ऐसे बात नहीं है कि ये जनता जो है ये गुबार भरे हुए है कि 27 साल से इनको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। आप देखिएगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस की कम जमीन मिलेगी और निश्चित रूप से हम सत्ता में आएंगे। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आप लोग सिर्फ ताली बजा रहे हैं क्या? नहीं बजा रहे हैं। ये नोटबंदी पे मैं कहना चाहूंगा आपसे, नोटबंदी पे ये आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। 8 लाख करोड़ का घोटाला, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला 8 लाख करोड़ का घोटाला है। आम आदमी लाइन में लगा हुआ है और बड़े बड़े लोगों के सब पैसा सफेद हो रहा है। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी नया नोट पकड़ा जा रहा है 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, वो बीजेपी के नेताओं पे क्यों निकल रहा है? इसका जवाब नरेंद्र मोदी से आप पूछें कि बीजेपी के नेताओं पे अब जनता को 2000 मिलना है बैंक में, 4 घंटे लाइन में खड़ा होता है 2000 4000, बीजेपी के नेताओं पे 3 करोड़ 4 करोड़ नया नोट 2000 का पकड़ा जाता है। ये कहाँ से आता है?
एक सवाल। दूसरा, प्रदेश सरकार ये है कि प्रदेश सरकार में विकास जो हुआ है वो जनता का नहीं हुआ है, समाजवादी के नेताओं का विकास हुआ है। अलग अलग वादी आपस में लड़े जा रहे हैं, वो उनकी लड़ाई तय नहीं हो रही है। पब्लिक क्या देखेगी? विकास कहाँ हो रहा है? 4 महीने से विकास ठप्प है, वो लड़ाई में मस्त है। भाई भतीजा, भाई चाचा बच्चे लड़ रहे हैं, विकास हो ही नहीं रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत तारीफें हुई। नरेंद्र मोदी बहुत बड़े देशभक्त हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 70 जवान शहीद हुए हिंदुस्तान के, इसका जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? कुछ और लोग। सबसे बड़ी बात यह है, नोटबंदी, चाहे मैं कहता हूँ अखिलेश सरकार ने विकास करा, विकास हुआ, पुल बना, 8 महीने के अंदर अंदर इसमें छेद होने लगे पुल में, ये विकास है। 100 रुपए आता है, 30 रुपए लगता है। इस बार के चुनाव में एक चीज में खास बात देख रहा हूँ। अभी मैं मुलायम सिंह यादव जी की रैली को भी कवर कर रहा था, उनके भाषण को भी गौर से सुन रहा था। इस बार आपके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये बहुजन समाज पार्टी से कोई आपका कोई फाइट ही नहीं रह गई क्या? बहुजन समाज पार्टी कोई, क्यों उन्होंने यहाँ पर कोई विकास नाम की किससे है आपकी? हमारी फाइट जो है वो भाजपा के लोग। भाजपा का तो 2012 में क्या हाल था सभी जानते हैं। इस बार ऐसा क्या हो गया कि भाजपा आप और नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में सपा और भाजपा आमने सामने? वो ऐसा है कि मोदी ने जो मतलब एक ऐसा प्रचार आप सब लोगों के प्रचार के द्वारा जो प्रचार हुआ है, उस प्रचार के कारण वो थोड़े से आगे बढ़े हैं। और वैसे हमारी लड़ाई इन दोनों किसी से भी नहीं है। ईटीवी की पहल के बारे में क्या कहेंगे नेताजी? आपका टीवी बहुत अच्छा वो है, और ये प्रोग्राम आपने जो किया है जनता तक जाएगा, जिससे कि हमारे दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे। और आशा करते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आगे ईटीवी के माध्यम से। इस बार जो लड़ाई हो रही है, जो वाक युद्ध चल रहा है, ये वाक युद्ध सिर्फ और सिर्फ सपा और भाजपा के बीच में चल रहा है, न कांग्रेस सीन में है न बीएसपी। क्या कहेंगे? और ईटीवी की पहल के बारे में क्या कहेंगे? मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता अपना परिणाम पहले ही घोषित कर चुकी है। यहाँ हमारे 73 सांसद जिताए, सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। ये लोग किस मुंह से हमारा मुकाबला करेंगे? रिजल्ट क्लियर है, हम 265 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। ये लोग हताश हैं, निराश हैं, इनके परिवारों में कलह है। बसपा के नेता बसपा छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के परिवार में कलह है, कांग्रेस दम तोड़ चुकी है। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। हम तो 265 की पहल के बारे में क्या कहेंगे? ईटीवी बहुत सार्थक प्रयास है। लोगों की, आम जनता की आवाज को आप गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, मैं उसके लिए साधुवाद देता हूं। ये कह रहे हैं कि हम अकेले ही दौड़ रहे हैं, आप कहाँ हैं रेस में? ये तो 2017 का चुनाव बताएगा कि हम रेस में हैं या हम आगे आएंगे या पीछे आएंगे, ये तो चुनाव बताएगा। ईटीवी की पहल के बारे में क्या कहेंगे? आपका बहुत अच्छी पहल है, जो आप जन जन की समस्या पहुंचा रहे हैं, बात पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी 2017 की लड़ाई लड़ रही है, 2025 की? हम किसी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, चुनाव लड़ने आए नहीं। चुनाव तो जनता लड़ रही है, ये चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। आप सभी नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और मिशन 2017 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं यही कहूंगा कि हो गई है पीर, पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बदायूं के आयोजन का बहुत बहुत शुक्रिया, बदायूं के नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, तब तक मुझे, मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा और मेरे सहयोगी चित्ररंजन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।